सर एक तो सर पढ़ाई का शौक़ है, ये मेरे को बचपन से अपने मेरे दादी से मैं बहुत ही इंस्पायर होती थी। क्योंकि मेरी दादी का अब जो उन्होंने टाइम देखा है वो काफ़ी डिफरेंट था। तो वो बताते थे अपना कि भाई बचपन में जब मैं थी तो मेरे भाई और को पढ़ने भेज देते थे और मुझे भी शौक़ था पर भेजते नहीं थे कुछ, क्योंकि उस टाइम लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। जब भी कोई ऐसे बात करते थे ना कि इससे पुलिस का पेपर ही दिला दो भाई, आजकल कंपटीशन है, पर फिर वो यही बोलते थे कि नहीं ये बड़ा करेगी कुछ, मतलब ये कर सकती है। मतलब वो हमेशा मेरे लिए मतलब बड़ा ड्रीम रखा उन्होंने भी। फिर हमारा मेंस अलाइड का हुआ था मार्च 2025 में। फिर मैंने वो दिया। फिर उसका मेंस का रिज़ल्ट आया और मुझे लकीली मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मुझे बुला लिया। तो फिर एक होप्स बहुत हाई हो गई थी, एक घर से भी ऐसे होता था कि ये तो पढ़ने में अच्छी है, इसका तो हो जाएगा। और फिर 20 जून को आया आई थिंक इसका रिज़ल्ट, और मेरा नहीं हुआ। फिर उस टाइम ऐसे होता है कि आप इतने डाउन फेज में होते हो, आप होते हो कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, जब मेरे से अलाइड नहीं हुआ तो एचएस कैसे होगा। और हिमाचल जी के प्री के लिए तो मैं वही जोगटा वाली बुक पढ़ती थी, तो ये ऑसम नोट्स थे, फिर उन पे भी रिलाई करती थी। लिमिटेड रखा रिसोर्सेज को और उस पर फेथ रखी कि अब मैं जितना पढ़ रही हूँ ये सफिशेंट है। नमस्कार, एक बारी फिर से स्वागत है आपका जोग्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज मेरे साथ मेघा सिंह कंवर है, जिनका एचएस में रैंक 1 आया है। तो सबसे पहले मेघा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये सक्सेस हासिल करी और रैंक 1 लाना आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जो हम यहाँ बातचीत करेंगे तो शुरुआत हम करते हैं आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन से। तो आप अपने बारे में, अपना एरिया, आपकी फैमिली और आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई है? सबसे पहले तो सर आपका थैंक यू, आपने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। और अपने इंट्रो के बारे में बताऊँ तो मैं पझोता रीजन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंध रखती हूँ। और मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है, मेरे बड़े भाई हैं, और बाकी मेरी पूरी फैमिली में मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, चाचियाँ हैं, ऐसे कज़न्स हैं। बाकी हमारी फैमिली बड़ी है। और एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग जेएनवी नाहन से हुई है अप टू 12th। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नॉनी यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे आज से पहले आप मेरे मेरे पास जब आते थे यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट की तरह, ठीक है, कि कुछ डाउट लेके या जो भी रहती थी एक स्टूडेंट टीचर की कॉन्वर्सेशन, तो आज ये वैसे वाली तो नहीं होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगी। तो जब आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है, और रैंक 1, और वो उस साल जिस साल सिर्फ एसटीएम की एचएएस की जो सीट थी वो सिर्फ एक ही थी, है ना? चलो पीछे की तो हम बात बाद में करेंगे। पहले उस मोमेंट का, जब आपको लगा कि यार एक सीट थी, वो भी मेरे पास आ गई, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने कैसे ये मैसेज फैमिली तक पहुँचाया? मतलब क्या माहौल था उस टाइम का? सर माहौल तो बहुत ही ज़्यादा अलग था। उस दिन एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू 27 दिसंबर को था और रिज़ल्ट आना था 30 दिसंबर को। तो मैं अपने इंटरव्यू के बाद शिमला में ही थी, मेरे चाचू चाची शिमला में रहते हैं, तो मैं उनके पास ही रुकी थी। पर मुझे पता था कि 30 दिसंबर को जैसे ही फाइनल इंटरव्यू सब बच्चों का हो जाएगा तो उसी दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो फिर मेरे को एक डर भी था, मतलब पहले एक कॉन्फिडेंस भी था कि लिस्ट में नाम हो सकता है, पर एक फिर भी आपको एक डाउट रहता ना कि अगर बाई चांस नहीं हुआ आपका लिस्ट में नाम, तो एक मेरे को डर वो भी था। तो मैं चाहती थी कि मैं ये टाइम मतलब अपने आप रहूँ अलोन, मतलब मैं ये रिज़ल्ट अपना देखना चाहती थी। फिर मैं सोलन आ गई क्योंकि मैं तैयारी सोलन से हुई है। तो उसी दिन मैं फिर शिमला से आई, फिर सोलन में मैं अपने रूम में थी। फिर जब लगा कि अब 5 बजे तक रिज़ल्ट अब डिक्लेयर हो सकता है, फिर मैं अपना फ़ोन खोल के बैठ गई कि अब रिज़ल्ट आएगा, आएगा। फिर मैंने 1 घंटा पूरा ऐसे ही देखा, 5 से 6 बजे तक मैं वेट किया कि अब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, पर वो आया ही नहीं। फिर मुझे लगा कि बस अब तो हो गया, अब तो कहाँ ही डिक्लेयर होगा। फिर और मेरे को नींद आ गई उसके बाद, फिर मैं ऐसे हो गया था कि अब क्या आएगा तो है नहीं, फिर और मेरे को नींद आ गई और मैं सो गई। फिर उसके बाद जैसे ही 7, 7:10 ऐसे टाइम हुआ शायद ना, फिर उसके बाद फ़ोन बजा, पहले एक कॉल आई, फिर वो कट गई थोड़ी देर बाद, फिर एक और कॉल आई, फिर मेरे को थोड़ा-सा मन में ऐसे हुआ कि शायद रिज़ल्ट आ गया है। फिर मैंने देखा उसमें कॉल्स आई हुई थी, फिर मुझे लग गया कि रिज़ल्ट आ गया है और मुझे ऐसे लगा कि कॉल्स आ रही हैं तो शायद लिस्ट में नाम है।
फिर मैंने जल्दी-जल्दी, और मेरे हाथ लिटरली शेक कर रहे थे ना, पूरी बॉडी मतलब बिल्कुल ऐसे डर से एक होता है ना। फिर मैंने फ़ोन खोला अपना, और वो फिर साइट खोल रही हूँ, फिर वो खुल भी नहीं रहा है जल्दी-जल्दी, इतनी एंग्ज़ायटी, बिल्कुल ऐसे डर का माहौल। फिर मैंने वो खोला, अपना रिज़ल्ट चेक किया, फिर वो डाउनलोड हुआ, तो उस टाइम मेरे हाथ काँप रहे थे और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी। फिर मैंने जैसे ही लिस्ट देखी, फिर ऊपर तो नहीं था रिज़ल्ट, थोड़ा नीचे ही था। जैसे लिस्ट देखी तो एक ऐसे नहीं ऐसे तो था ही नहीं कि रैंक 1 होगा। मैंने लिस्ट नीचे देखी, सीधे स्क्रॉल करके। फिर लास्ट में फिर देखा नहीं है, फिर ऊपर देखा, फिर देखा अपना नाम टॉप पे, अच्छा, फिर आप तो ऊपर वो ऊपर देख ही नहीं रहे थे। हाँ, मतलब ऐसे था कि लिस्ट में हो कहीं। फिर देखा रैंक 1, फिर तो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म एकदम से। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मदर को कॉल की। फिर उनको बताया, वो मिक्स्ड इमोशन थे उस टाइम, हैप्पीनेस भी थी, इमोशनल भी हो गई थी। तो जो मेरी आवाज़ भी थी उस टाइम, मतलब मैं रो भी रही थी, हँस भी रही थी, पता नहीं क्या। फिर मैंने अपनी मदर को बताया, फिर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, फिर उन्होंने सबको बताया। बस उसके बाद तो फिर कॉल्स आ ही रही थी सबकी, मतलब फिर तो बस ये माहौल रहा उस टाइम। ठीक है। तो कभी सोचा था आपने कि रैंक 1 आएगा? सर रैंक 1 का तो बिल्कुल भी नहीं था। बस ये होप थी कि लिस्ट में नाम हो, बस एक बार सिलेक्ट हो जाए। रैंक 1 तो नहीं किया था एक्सपेक्ट कि ठीक है। होगा। अच्छा, एक फ़ोटो आपकी बड़ी वायरल हुई है जिसमें आप अपनी मम्मी से मिल रहे हैं, है ना? तो उस टाइम कैसे इमोशंस थे आपके? वो इमोशन बहुत ही डिफरेंट था सर, जब मिली तो एक खुशी एक होती है ना, और जो चीज़ मतलब आपकी मदर आपको कब से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप ये करो करो, और इतना अच्छे से वो चीज़ हो कि रैंक 1 ही आए। जब उनसे मिली तो मैं खुद इमोशनल हो गई थी, और मदर तो हुए ही थे, आपने देखा होगा। बस फिर बहुत खुशी थी, और फिर इमोशनल भी हो गए थे, फिर रोना भी आ गया, खुशी के आंसू, बस ऐसे ही हुआ। चलिए ठीक है। तो अब फिर से पीछे चलते हैं। तो आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से बताया? जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना? नवोदय विद्यालय से आप पढ़े हो। तो देखो, इसका मतलब है आप तो कॉम्पिटिशन में पहले से ही हो, क्योंकि उस टाइम वहाँ स्कूल जाने के लिए भी एक तैयारी होती थी। तो इसका मतलब है आपके घर में पहले से एक ऐसा माहौल था कि बच्चों को आगे मौका देना है। तो शुरुआती कैसा रहा आपका सफ़र जो एजुकेशन का था? जो नवोदय नवोदय जाके, जाने के लिए मतलब किसका आइडिया था ये? हाँ, सर जो स्टार्टिंग में मेरी फर्स्ट टू फिफ्थ मेरी मैं स्कूलिंग मेरी गांव के स्कूल से हुई है, जो हमारा वहीं पे गवर्नमेंट स्कूल था, तो मैं वहाँ जाती थी। पर वहाँ ऐसे होता था कि जब हम फिफ्थ क्लास में आते थे तो टीचर्स हमें बताते थे कि ऐसे ऐसे नवोदय का एग्ज़ाम होता है, कि ऐसे जा सकते हैं। हमें खुद आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है। फिर पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत टीचर ने बताया हुआ था कि ऐसे होता है। फिर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वो चीज़ करूँ, और मेरे से एक सीनियर क्लास में एक दीदी थे, तमन्ना दी, उनका भी सिलेक्शन हुआ था नवोदय के लिए। तो एक माहौल बना हुआ था कि फिफ्थ क्लास में कि नवोदय में जा सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन है। तो जब मैं फिफ्थ में हुई तो फिर मेरे को भी टीचर्स ने गाइड किया कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है, और मैं ऐसे क्लास में भी अच्छी थी पढ़ाई में, तो टीचर्स ने बोला कि दो तुम एग्ज़ाम, हो सकता है। फिर पेरेंट्स भी चाहते थे, फिर मैंने दिया और वो हो भी गया लकीली। बस फिर पेरेंट्स भी रेडी थे कि भेजना है, तो फिर मैंने नवोदय जॉइन कर लिया। ठीक है, आपने तो +2 तक आप हाँ, प्लस नवोदय 2 में तक पढ़े। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। फिर आप गए नॉन यूनिवर्सिटी। हाँ, नॉन यूनिवर्सिटी से। तो फिर लंबे टाइम से आप बाहर ही रहे, है ना? एक तरफ से हॉस्टल की लाइफ ही जी आपने। यस सर, नवोदय में भी 7 साल, वहाँ फिर नॉनी में भी 5-6 साल मतलब हुई है, तो हॉस्टल लाइफ ही तो रही क्या है। लर्निंग रही आपकी? क्या पॉजिटिव रहा आपके लिए हॉस्टल में? क्या नेगेटिव रहा? सर हॉस्टल में ऐसे होता है कि आपकी एक और फैमिली बन जाती है वहाँ पे, जो फ्रेंड्स होते हैं। नवोदय में तो जो हमारे टीचर्स होते थे और फ्रेंड्स होते थे, वही एक फैमिली होती थी। तो उन पे रिलाई करना है या उनका सपोर्ट, ये वाली सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी है, जो नवोदय में रहा, ये रहा। तो अगर हम बात करें कि जब आप कॉलेज में चले गए, ठीक है? तो कॉलेज में कब आपको लगा कि मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, इसकी तरफ जाना है? सर प्रिपरेशन का जो मेरा आइडिया है, ये मेरे बीएससी के लास्ट ईयर में डेवलप हुआ। उस हमारा ऐसे होता था कि हम फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड रहा है, तो उसमें ऐसा परसेप्शन है नॉनी में बना हुआ कि इसमें ज़्यादा प्राइवेट साइड स्कोप नहीं है, तुम्हें ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट साइड ही जाना पड़ेगा। तो एक तो आईएफएस के लिए लोग ट्राई करते हैं, नौ एक परसेप्शन बना हुआ है। बाकी जो हमारे स्टेट में फॉरेस्ट्री साइड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आरएफ होता है, एसीएफ होता है, तो उसके लिए बच्चे ज़्यादा मतलब ट्राई करते हैं। तो एक माइंडसेट पहले से ही होता है कि गवर्नमेंट फील्ड साइड जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे बैच में भी बच्चे मतलब बुक्स पढ़ते थे पॉलिटी वगैरह की, तो उनको देख के मतलब थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ ये क्या चीज़ है।
और बाकी जो ये नेशनल इंटरनेशनल ये नॉलेज होती थी उनको ज़्यादा पता होता था जो इस चीज़ में है, तो उनको देख के लगता था नहीं मतलब ये तैयारी करनी है, मतलब क्या होता है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। बाकी जो सीनियर से भी हम इन्फ्लुएंस हुए, जैसे वो इस फील्ड साइड गए, एसीएफ बने, आरएफओ निकले हमारे वहाँ से। तो फिर वहाँ पे बीएससी के एंड में मेरे को भी लगा कि मैं इस साइड जा सकती हूँ। पर फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया बीच में, फिर हम घर चले गए। फिर उसके बीच ही फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू मास्टर्स कर ले, मतलब तैयारी तूने करनी होगी तो फिर उसके बाद कर लेना। फिर मैंने भी जॉइन कर लिया, फिर मास्टर्स जॉइन कर लिया। तो फिर मुझे बीच में लगा था कि कहीं मैं मास्टर्स करूँ तो कहीं ये आइडिया मतलब ऐसे ऐसे होता है ना कि आप करियर वाइज मतलब चूज़ ना करो कोई और फील्ड। पर फिर मास्टर्स में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं एचएस साइड ही मतलब ये स्टेट सिविल्स के लिए ही प्रिपेयर करना चाहती हूँ। तो ये आइडिया सर बिल्ड होता गया, बीएससी के लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, फिर मास्टर्स में मतलब ये पूरा स्ट्रांग हो गया कि मेरे को इसी साइड जाना है। जैसे एक चीज़ और भी है, जैसे ना सेकंड रैंक जो आंचल खुंटा है ना, वो भी आपके कॉलेज से थी, तो उनसे भी मेरी बातचीत एक पॉडकास्ट उनके साथ हुई था, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि नौणी से बहुत बच्चे हमारे पास आए पहले भी, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने सिलेक्शन ली है कहीं ना कहीं। तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि नौणी में ऐसा कुछ क्या है कि वहाँ के जो स्टूडेंट है वो मतलब कर लेता है। सर वही जो मैंने आपको भी बताया कि हम फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड के होते हैं, तो वही होता है कि ज़्यादा माइंडसेट पहले ही बना होता है कि आपको गवर्नमेंट साइड मतलब ये जॉब्स लिमिटेड है। तो एक माइंडसेट वही जो कंपटीशन का सबसे पहली स्टेज है वो आपका माइंडसेट वहाँ से बनता है। और फिर बाकी नॉर्नी के बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत कर लेते हैं, मतलब चाहे वो किसी फील्ड में जाएँ तो वो कर लेते हैं वो चीज़ मतलब। तो आप कॉलेज गया था अभी, कॉलेज, यस सर। कैसा लगा फिर सिलेक्शन के बाद वहाँ जाके? सर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि होता है ना कि अपने टीचर से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, कि जहाँ पे आप पढ़े हो वहाँ पे आपका ऐसे वेलकम हो कि सब टीचर्स आपको मिल रहे हैं फिर ऐसे प्रेज़ कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। और उनके आपके जो टीचर है उनके लिए बड़ा प्राउड है कि दोनों जो टॉपर है वो नौणी से ही है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि आपकी फैमिली में कौन लोग ऐसे थे, या आपके मदर फादर कोई और, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको ये कहना स्टार्ट किया कि नहीं आप तैयारी कर सकते हो, आपको करनी चाहिए? क्या फैमिली से ऐसा कुछ मिली थी आपको इस तरह की सजेशन कि आपको ये तैयारी करनी चाहिए? यस सर, एक तो सर पढ़ाई का शौक़ है, ये मेरे को बचपन से ही अपने मेरे दादी से मैं बहुत ही इंस्पायर होती थी, क्योंकि मेरे दादी का अब जो उन्होंने टाइम देखा है वो काफ़ी डिफरेंट था। तो वो बताते थे अपना कि भई बचपन में जब मैं थी तो मेरे भाई और को पढ़ने भेज देते थे और मुझे भी शौक़ था पर भेजते नहीं थे कुछ, क्योंकि उस टाइम लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते थे। तो उनको काफ़ी शौक़ था, तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में अपने दादी के घर जाती थी या अपना मैं पढ़ने बैठती थी, तो दादी मेरे साथ बैठ जाते थे। फिर या तो वो अपना नाम लिखने की कोशिश करते थे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उनको अक्षरों को मिलाकर अच्छा, पढ़ते वो थे। पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं थे, अच्छा, पर वो वो कुछ कोशिश करते थे। हाँ, वो इस एज में भी मतलब ट्राई करते थे कि मैं पढ़ पाऊँ, मतलब उनको काफ़ी शौक़ था। और दूसरा मेरी मदर से, मेरे मम्मी भी ऐसे थे कि उनकी भी उस टाइम जो फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी भी रही तो उनकी 10th तक की वो पढ़ पाए। तो फिर वो चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को मतलब ज़्यादा पढ़ाऊँ जितना ज़्यादा वो पढ़ पाए। और तीसरा एक मेरे फ़ादर का रहा है। मेरे फ़ादर मतलब मेरे भाई को भी बोलते थे कि तुम, जैसे वो पुलिस में जॉइन किया है ना उसने, तो उसको भी बोलते थे कि तुम एचएस के लिए ट्राई करो ऐसे। फिर मुझे लगता था उस टाइम तो मैं कॉलेज में थी कि एचएस भाई हाँ बड़ा होता है काफ़ी, और ऐसे तब मुझे लगता था कि हाँ एचएस भी है और इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। बाकी तो फैमिली का, जैसे मैं पढ़ने से पहले ही अच्छी रही, मतलब स्कूल में भी, फिर नवोदय में भी और मेरा बीएससी में भी अच्छे रहा। तो फिर पेरेंट्स को एक आपसे उम्मीदें होती है, तो वो आपसे बड़ी होप्स रखते हैं। तो पूरी फैमिली, मेरे चाचू और जब भी कोई ऐसे बात करते थे ना कि इससे पुलिस का पेपर ही दिला दो भई, आजकल कॉम्पिटिशन है। पर फिर वो यही बोलते थे कि नहीं ये बड़ा करेगी कुछ, मतलब ये कर सकती है, मतलब वो हमेशा मेरे लिए मतलब बड़ा ड्रीम रखा उन्होंने भी। तो ये चीज़ ने मेरे को तो आपको कहीं इन्फ्लुएंस किया। प्रेशर तो नहीं हुआ इस बात का कि यार ये मेरे बारे में बड़ा सोचता है, कहीं मैं कुछ भी ना प्रूव कर पाऊँ, ऐसा भी कभी बीच में आता था ख्याल? सर ये तो नेचुरल आ ही जाता है एक टाइम पे, जब वो मुझे इतना प्रेज़ करती थी तो एक कॉन्फिडेंस भी आता ही है। पर उसके बाद जब आप तैयारी में आ जाते हो, 1-2 साल ट्राई करते हो और आपको सक्सेस नहीं मिलती और आप पे होप्स बहुत हाई होती है कि ये तो बड़ा करेगी, तो एक प्रेशर भी एक बिल्ड होता ही है। फिर मेरे को होता था कहीं न कहीं फ़ील,
और जब अपनी लोकेलिटी के लोग या कोई रिश्तेदार कभी ऐसे बोल देते कि हाँ भाई, आपकी तो बड़ी इसके लिए बड़ी होप्स है और हो नहीं रहा है, कभी बोलने ही लग जाते हैं एक स्टेज पे, तो फिर फील हो जाता था प्रेशर। पर फैमिली का ऐसे रहा कि वो सपोर्टिव रहे हमेशा। मतलब वो ऐसे थे कि तू टेंशन मत कर, बस तू पढ़ और कर ले, मतलब अगर होता है तो होके रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो भी हम बैठे हैं। मतलब ऐसे कभी नहीं हुआ कि फैमिली से हाँ, प्रेशराइज देखो हुआ। मैं इस बारी ये बात बड़ी अच्छी सुन रहा हूँ, जिनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, ख़ासकर इस हमारी टॉक में, तो लड़कियाँ ज़्यादातर हैं और हर लड़की यही बोल रही है कि हमें फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत सपोर्ट मिली है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि लड़कियाँ टॉप भी कर रही है और जो फैमिली का जो माइंडसेट है वो सच में चेंज हो चुका है ना? अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ही चाहे कि लड़का कुछ करे, अब ज़्यादा उम्मीदें मुझे लगता है शायद लड़कियों से ज़्यादा रखता है, चलो लड़कों से तो रहती है। तो देखिए, चलो ये तो हो गई बात। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक आपने बोला ना एक सोशल प्रेशर, सोसाइटी, तो सोसाइटी भी देखो हम गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं और ऊपर से लड़की होना, है ना? तो कैसा आपने इसको देखा सोशल प्रेशर को? सोशल प्रेशर सर, पहले तो मैं फ़ील नहीं करती थी ज़्यादा। ज़्यादा जब आप बाहर रहते हो तो फिर आपको सुनने को नहीं मिलता है। फिर जब आप एक स्टेज बाद, वही है मैंने बोला कि फर्स्ट सेकंड ईयर जब आपको कुछ सक्सेस मिल नहीं रही होती है, कुछ अच्छी होप्स नहीं आ रही है, और जैसे अभी सर कोविड के बाद हो गया था कि वैकेंसी बहुत कम आ रही थी गवर्नमेंट। तो फिर ऐसे था कि पूरे साल आपका एक एचएस आ रहा है, अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर एक कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके बाद जब घर जाते थे, तब एक थोड़ा हो जाता था कि अब गाँव वाले पूछेंगे क्या कर रही है। पूछते भी क्या? हाँ पूछते थे हाँ। कि क्या कर रही है, फिर मैं यही बोलती, फिर मैं ऐसे करके कुछ ना कुछ बोल के ऐसे कर देती थी कि कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, अभी आ नहीं रही है तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। फिर एक फ़ील होता था, पर फिर मैंने उसको नेगेटिव सेंस में, मतलब फ़ील तो होती थी वो बात, पर मैं उसको पॉजिटिवली लेती थी कि अभी ये बोल रहे हैं और एक ये फ़ेज़ है कि ये भी बोलेंगे ही। फिर एक दिन जब सक्सेस आएगी तो फिर अपने आप मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, मतलब उनको आंसर उनका खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, फिर ठीक है, सक्सेस आई। हाँ जी। तो तो फिर कैसा दिखा आपको वो आंसर मिलते हुए? सर आंसर तो फिर वही है कि जो पहले बोलते थे फिर उनको आंसर मिल गया और वो खुद ही मतलब चुप हो गए, और बाकी जो एक खुशी होती है, मतलब ऑब्वियसली मुझे तो खुशी हुई, मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हुए, और इसके साथ ही सर जी ये खुशी मतलब मेरे एरिया वालों ने भी मतलब काफ़ी सेलिब्रेट किया ये इस कोई चीज़ ऐसे को। मोमेंट आपको याद हो जो लगा कि हाँ यार ये बड़े टचिंग? टचिंग एक तो सर यही रहा जब अपने कॉलेज गई, जो जिन टीचर्स से मैं पहले भागती थी कि अब ये पूछेंगे क्या कर रही है भाई ऐसे, उनसे मिली तो वो लोग आगे से इतना कॉन्ग्रेचुलेट और इतना प्राउड कर रहे थे, एक मुझे वहाँ पे अच्छा लगा। और सेकंड जब अपने मैं गाँव जा रही थी तो बीच में मेरे नानी के घर पड़ते हैं, फिर वो लोग वेलकम करना चाह रहे थे, फिर वो मिले, फिर अलग अलग गाँव के मतलब वो सेलिब्रेट करना चाह रहे थे वो खुशी, तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी जब मैं अपनी मदर से मिली, अपने पापा से मिली, तो उनसे मिलके तो फिर वो अलग ही मोमेंट था, मतलब कि सक्सेस के बाद उनसे मिलना, और उनके जो आँखों में दिखती है ना वो चीज़ कि कितना खुश है, और जो उन्होंने भी मेरे साथ स्ट्रगल किया जो भी था, फिर जब वो रिज़ल्ट मिल गया तो उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा ये मोमेंट्स। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस तैयारी को करना भले ही चैलेंज भरा है, स्ट्रगल बहुत है, जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप कुछ और तरह का ही माहौल देखते हैं और अपनी फैमिली को कुछ और तरह की ही खुशी देते हैं। और अच्छा एक बात और बड़ी मेरा बड़ा पूछने का मन है, जो पजौथा है वो हमेशा पजौथा मूवमेंट के लिए फेमस रहा है, ठीक है? और अब पजौथा से रैंक वन निकल गए, है ना? तो इसका कुछ रिलेशन दिखा आपको कि हाँ यार पजौथा मूवमेंट कभी फेमस थी, आज मैं पजौथा से रैंक यस। वन लेके आई हूँ। यस सर, ये तो रहा ही है कि हमारा एरिया इसी के लिए फेमस था अभी तक। बोलते हैं कि पझोता एरिया से तो फ्रीडम फाइटर्स ही रहे हैं, उसके बाद कभी ऐसे ज़िक्र नहीं होता था। पर सर जब अभी मैं घर में थी, तो अभी फिर मेरे पापा को कॉल आई, जो इस मूवमेंट के लीडर रहे हैं वैद सूरज सिंह जी, उनके बेटे हैं जयप्रकाश जी, और उनकी वाइफ, तो वो राजगढ़ एरिया में रहते हैं। तो उनकी कॉल आई पापा को कि ऐसे-ऐसे कि वो हमसे मुझसे मिलने और घर आ रहे हैं। तो फिर काफ़ी ऐसे मतलब काफ़ी ऐसा लगा, क्योंकि जिनका नाम हम हिस्ट्री में पढ़ते थे, फिर उनकी आगे रिलेटिव्स आपसे मिलने आ रहे हैं। फिर वो काफ़ी चीज़ थी, और
फिर जब वो आए, फिर वो बोल रहे थे कि बेटा तूने तो भई अभी तक हमारे मतलब उनके नाम से हम फ़ेमस थे, पर अब दूसरे नाम से वही हिस्ट्री में अब ये जाना जाएगा कि हमारे एरिया से वही टॉपर भी निकली है और हमारा एरिया का मतलब नाम दोबारा मतलब आया है मतलब ऐसे तो बाहर। आपने पूछी नहीं उनसे हिस्ट्री समझौता की? नहीं तो हम पढ़ते ही रहते हैं। हाँ जी, फिर ऐसी नॉर्मल जनरल बात हो रही थी। फिर वो भी पूछ रहे थे कि भई तुम्हें कुछ आया क्वेश्चन इंटरव्यू में, और फॉर्च्युनेटली मुझसे पूछा इस पे, इंटरव्यू में मुझसे आया था क्वेश्चन भी कि पझोता मूवमेंट की क्या सिग्निफिकेंस रही, कि रिजल्ट्स तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी थे पर सिग्निफिकेंस क्या है, तो उस पे क्वेश्चन बना मेरे से। फिर यही बातें हो रही थी उनसे, फिर बाकी वो यही बोल रहे थे कि आगे बेटा अब नाम अच्छे से करना है, पझोता एरिया का नाम बना के रखना है। अच्छा, तो जैसे अब आपको सक्सेस मिली है, तो आपको अब एक सक्सेसफुल होने के नाते तो कैसे देखते हो आप उस सोसाइटी को, कि क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या लोगों की उम्मीद है आपसे, है ना? तो इसमें क्या है आपका टेक? सर अब वही है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक होता है कि आप अपने एरिया से मतलब पहली बार ऐसी पोस्ट पे जा रहे हो, तो लोग काफ़ी होस्ट बना के रखते हैं, और सिरमौर को जैसे जाना भी जाता है कि वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कहते हैं। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कुछ चैलेंजेस मतलब रहते हैं वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि मतलब कोशिश करूँगी अपने लेवल पे जितना मतलब अपने एरिया के लिए कुछ कर पाऊँ आगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। वैसे तो सिरमौर से बहुत ऑफिसर्स निकलता है, हर बार ही निकलता है। हाँ, ये तो है सर। सिरमौर का एक रहता है ना कि लोग मेहनती हैं और ऑनेस्ट एफर्ट्स डालते हैं, तो चलिए जी, तो ये तो आपकी जर्नी फैमिली के साथ, कॉलेज स्कूल के साथ। अब हम आगे बात करते हैं आपकी प्रेपरेशन की तरफ। तो आपने कहा कि कॉलेज फाइनल ईयर में आपको स्ट्रांगली ये लग गया था कि मैं तैयारी करनी है, और आपके पापा ने आपके अंदर वो चीज़ ढालनी स्टार्ट कर दी थी पहले से ही। तो अब ये जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब कब कब आपने अटेम्प्ट्स दिए, और कब आपको लगा कि कुछ कमी रह गई, कैसे इसको इम्प्रूव कर दिया जाए? तो वो पूरी एक जो पहली बार आपने 2020 में स्टार्ट किया था, 23 में, 23 से लेकर 26 तक। हाँ जी। तो सर 2023 में मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि पहले तो आपको 1 साल तो सिलेबस अंडरस्टैंड करने में और नोट्स इकट्ठा करने में ही निकल जाता है। तो उस साल मैंने अपना अटेम्प्ट दिया, पर वो उतना सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, ऐसे कि दे दिया कि देख लेती हूँ, लेवल चेक करती हूँ। तो जीएस मुझे लगा कि नहीं ये तो डूएबल है, और सीसेट का ये परसेप्शन रहता था कि सीसेट ईज़ी होता है और हो जाएगा, और उसमें तो क्वालिफाइंग होता है तो हो जाएगा। पर जब मैंने उस साल दिया तो उस साल सीसेट का लेवल बढ़ गया था। तो मेरा उस साल ना जीएस की कट ऑफ क्वालिफाई हुई ना सीसेट का हुआ। फिर मेरे को लग गया कि मेरे को काम करने मतलब किस किस चीज़ पे काम करना है। फिर मैंने 23 के एंड से फिर स्टार्ट किया नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फिर मैंने वही स्टैंडर्ड बुक्स सारी पढ़ी, रिवाइज़ किया, जहाँ जहाँ नोट्स बनाए। फिर मैंने 24 का अटेम्प्ट दिया, जून 2024। तो उस टाइम मेरे जीएस की कट ऑफ आई थिंक 104 गई थी, तो मेरे 106 बन रहे थे। तो जीएस क्वालिफाई हो गया था। पर सर उस साल ऐसा हुआ कि 23 से भी ज़्यादा लेवल बढ़ गया था सीसेट का, तो फिर मेरा वो रह गया। फिर मेरे अंदर एक सीसेट का एक डर बन गया था कि पता नहीं इसमें रह जा रहा है। फिर वो मेरा फर्स्ट ऐसे मुझे उतना सीरियस फेलियर नहीं, पर वो फेलियर था मेरे लिए उस साल। पर फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि उसके 2024 के अगस्त में अलाइड का पेपर भी था। फिर मैंने उसका प्री दिया, तो फिर मेरा वो क्वालिफाई हो गया। फिर मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई कि अब मेरे को मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। फिर अगस्त के बाद तो फिर मैं यहीं आ गई थी आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आपके अंडर। फिर मैंने आंसर राइटिंग की, उसके लिए तो जीएस होता है और हिंदी और इंग्लिश होता है। तो जीएस की मैंने आंसर राइटिंग उस साल स्टार्ट कर दी थी। फिर हिंदी और इंग्लिश भी मेरा साथ में प्रिपेयर हो गया। फिर हमारा मेंस अलाइड का हुआ था मार्च 2025 में। फिर मैंने वो दिया। फिर ऐसे नहीं आइडिया था कि होगा नहीं होगा, अपनी ओर से दे दिया। फिर इसका फिर उसका मेंस का रिज़ल्ट आया, और मुझे लकीली मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी मुझे बुला लिया। तो फिर एक होप्स बहुत हाई हो गई थी, एक घर से भी ऐसे होता था कि ये तो पढ़ने में अच्छी है, इसका तो हो जाएगा। फिर एक माहौल बन गया कि अब तो इसका डन है, ये तो हो जाएगा। फिर खुद भी मेरे को ऐसे लगा था कि नहीं हो जाएगा मेरा तो। और फिर वो ये सब रहा, और फिर 20 जून को आया आई थिंक इसका रिज़ल्ट, और मेरा नहीं हुआ।
और फिर मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई थी और इतना डिसहार्टन तब कि कहाँ, घर यार वालों के साथ थे क्या आप? नहीं सर, मैं वहीं नॉनी होती थी ना तैयारी के टाइम, मैं वहीं थी। और उस टाइम मेरी रूममेट भी घर गई हुई थी और मैं अकेली थी उस टाइम भी। फिर तो जो इमोशनल ब्रेकडाउन रहा मतलब काफ़ी। और ऐसा सीरियस फेलियर मेरे को मतलब बहुत ऐसे लगा, क्योंकि उस टाइम मेरे को होप्स खुद से भी हाई थी, घर वाले ऐसे माहौल पूरा बना हुआ था कि इसका तो हो जाएगा। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं डिसअपॉइंट हुई कि यार क्या है, हुआ नहीं। तो फिर सर मैं रोई धोई होता ही है इतना ज़्यादा। तो 2 दिन तक मेरा यही सब चला रहा। फिर उस टाइम मैंने ये चीज़ नोटिस की। फिर नेक्स्ट डे मेरे मदर आ गए थे कि अब होता है ना थोड़ा सपोर्ट के लिए। फिर मेरा मदर और मेरा भाई आए थे मुझसे मिलने, और बाकी घर वालों के भी मुझे कॉल्स आए सबके। और सभी इतने सपोर्टिव थे कि तेरे लिए ये नहीं है तो तेरे लिए पढ़ा लिखा है कुछ। और जो मेरे फ्रेंड्स से भी मेरी बात हुई उस टाइम, तो सब ऐसे थे कि अलाइड नहीं, तेरे लिए एसडीएम ही लिखा है, मतलब एचएससी करेगी तू, तेरे लिए बड़ा लिखा है। सब लोग इतना थे। फिर उस टाइम ऐसे होता है कि आप इतने डाउन फेज में होते हो, आप होते हो कि ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, जब मेरे से अलाइड नहीं हुआ तो एचएस कैसे होगा, आप खुद ही ऐसे हो जाते हो। तो 1-2 दिन सर यही चलता रहा। मैं उस फेलियर को मतलब बड़ा दुखी रही। फिर उसके 10 दिन बाद 30 जून को हमारा एचएस प्री था 2025 का। तो फिर मैंने 1-2 दिन बाद खुद को थोड़ा ऐसे किया कि अब तेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, ऐसा तो नहीं है कि सब ख़त्म हो गया है ऐसे। तो फिर मैंने खुद को खुद ही मोटिवेट मतलब खुद से किया। बात करनी हाँ, स्टार्ट खुद कर से दी? बात की। अच्छा। और फिर यही सब, फिर मदर भी चले गए थे तो फिर मैंने खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो सब ना किया, कि फिर मैंने थोड़ा ये किया कि अब मेरे को प्री देना है अच्छे से, एक मौका है। फिर यही सब, फिर 1 हफ्ते किया, फिर मैंने दे दिया एचएस प्री। फिर अगले दिन आंसर की आई। फिर मेरे को कॉन्फिडेंट, मैं पेपर दे के ही मेरे को हो गया था कि मेरा हो जाएगा, 110 मार्क्स तक तो आ जाएंगे। पर फिर नेक्स्ट डे आंसर की आई तो उसमें मेरे मार्क्स 100 तक बन रहे थे। फिर मेरे को और डर लग गया कि ये भी रह गया। फिर आपका एक आपने एनालिसिस किया था उस पेपर का। फिर आपने मेंशन किया कि कट ऑफ भाई, इस बार पेपर ट्रिकी था जीएस, तो कट ऑफ भाई 95 ±5 रहेगी। तो फिर मेरे को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मतलब सर भी बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया, तो फिर मैंने आपसे भी उस टाइम आपको कॉल किया कि हाँ, जब सर ऐसे ऑसम सर। जब स्टार्ट होना तब कॉल आया था आपको, हाँ। हाँ, फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया। फिर आपने भी ऐसे कहा कि कर लो मतलब तैयारी, और 100 में है चांस। बस सर, फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। फिर मैंने वही आंसर राइटिंग की, जो 40 दिन का जो बैच बैठता था। फिर आंसर राइटिंग की, बस फिर हमारा मेंस हुआ सितंबर एंड में। मेंस दिया। फिर उस टाइम भी आपको पता नहीं होता है कि होगा नहीं होगा। और एक तो पेपर ही इतने 8 पेपर है, किसी एक पेपर में रह गया। और हिंदी का तो फोबिया पहले से ही बना हुआ था। फिर ऐसे था कि हिंदी का ना रह जाए, कहीं ऑप्शनल में कैसी मार्किंग हो। और मेरा ऑप्शनल भी फॉरेस्ट्री था, उसमें वैसे ही ट्रेंड ऐसे था इतने सालों से कि मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें डर था। पर फिर इस टाइम सर मैंने ऐसे किया कि सितंबर में फ्री हो गई थी, तो नवंबर अक्टूबर नवंबर पूरा ऐसे था अप डाउन। मतलब आप मेंटली यही सोचते थे, कभी लगता था हो जाएगा, कभी इतने डाउट्स आ जाते थे कि नहीं हुआ तो क्या होगा। पर इस टाइम में मतलब मैंने खुद को ऐसे काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश की कि देखा जाएगा जो भी होगा। फिर बस फिर 2 दिसंबर को रिज़ल्ट आया और हो गया। फिर तो वही है, फिर इंटरव्यू वाले फेज़ में एंटर हुए। चलिए जी, अभी उसको थोड़ा ब्रेक करके और समझने की कोशिश करता है। तो आपने कहा कि एलाइड की तैयारी आपकी बढ़िया थी, और आपने मेरे साथ एलाइड ऑसम आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी किया था, और वहाँ तक भी आप पहुँच गए और फेल हो गए। और फेल होने के टाइम आप बोल रहे हो कि आप अकेले थे, और चलो दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया, घर वालों ने सपोर्ट किया। तो उस फेलियर से, इतने से स्पैन में, तो क्या सीखा आपने? और जो एक हमें सपोर्ट उस टाइम मिल रही होती है जब हम फेल होते हो, और ये तो मैंने भी देखा है ज़िंदगी में, जब आप फेल होते हो तो ऐसा उन पे भी गुस्सा आने लग जाता है कि यार क्या ही मुझे बेचारापन दिखा रहे हो, है ना? तो मतलब उससे क्या सीखा आपने? और जो बच्चे बेचारे गुजरते हैं उस दौर से, उनको क्या संदेश देते हो आप इस वाले फेज से जब आप फेल हो जाते हो? सर जो वो फेलियर था, अब मुझे ऐसे लगता है कि वो ज़रूरी था, मतलब क्योंकि अब क्योंकि उसने मेरे को रियलिटी, अब मैं बता रही हूँ ना आपको, कि एक होप्स खुद से ही हाई बन गई थी कि नहीं मेरा तो हो जाएगा। एक होता है ना कि आप खुद ही बना लेते हो कि नहीं मैं तो कर लूँगी। पर जो वो फेलियर मिला ना, तो मेरे को पता चली रियलिटी कि मेरी अभी भी है मेरे में। अब एचएस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और इतना स्टेट का सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए भी आपको उसके लिए वर्दी बनना पड़ता है पहले। तो उस टाइम मैं रेडी नहीं थी।
तो उस फेलियर ने मेरे को ये चीज़ बताई कि अभी भी मेरे में मतलब वीकनेस है और मेरे को उसको इम्प्रूव करना है। फिर मैंने जब ये फेलियर मिला तो फिर मैंने खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, तो मेरे को लगा कि मेरी आंसर राइटिंग में कमी रह गई है। जो जीएस की प्रैक्टिस थी मैंने उतने लेवल की नहीं की, तभी वो रह गया क्योंकि मेरे उसमें क्वेश्चन छूट गए थे और वही चीज़ मेरे को उसी चीज़ की वजह से रह गया। तो उससे मेरे को एक अपने में इम्प्रूव करने के लिए मेरे को एक मतलब वीकनेस दिखी और मैंने उसको फिर उस पे काम आपको एक करना नई स्टार्ट विंडो मिल किया। गई कि भैया इस हाँ। पे काम करना पड़ेगा। हुँ। हाँ, ठीक है। तो फिर मैंने वही चीज़ की जब मेरा एचएस के मेंस के लिए मैं तैयारी स्टार्ट की। फिर मुझे पता था कि मेरी आंसर राइटिंग में कमी है और तभी मतलब मैं सेकंड टाइम भी आपका ये ऑसम बैच लिया, क्योंकि मेरे को पहले था कि क्योंकि बच्चे ऐसे करते हैं मोस्टली, एक बार ले लिया है तो पता है आंसर राइटिंग, पर मेरे को था कि मेरे में अभी भी है कमी और मेरे को ज़्यादा लिखना पड़ेगा। फिर मैं यहीं आ गई, फिर मैंने अच्छा, लिखे तो क्वेश्चन। उस वाले राइटिंग में और इस वाली राइटिंग में क्या सीखा आपने, एक्स्ट्रा क्या रहा? वैसे चलो मेरे को बहुत सारी बातें पता ही है, बट फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, है ना? क्योंकि इसलिए मैंने पहले बताया कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो वाली नहीं है, अब डिफरेंट है। तो क्या सीखा आपने दोनों में, मतलब क्या, कैसे डिफरेंशिएट करते हो? डिफरेंशिएट एक तो सर ज़्यादा आंसर राइटिंग की इस बार मैंने, और जो एक कंटेंट था उस टाइम जितनी नॉलेज थी तो अब वो इस बार ज़्यादा मतलब डीप होती गई। और जो क्लासेस हम लेते थे, फिर आप लोग भी क्लास में भी क्वेश्चन देते थे लिखने को, तो उससे ज़्यादा मतलब एक कंटेंट तैयार होता गया और आपको एक आइडिया हो गया कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। फिर आपको जब एक बार ये स्ट्रक्चर पता लग गया कि ऐसे लिखना है, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन को लिख लो। आपको बेशक उस पे पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, पर अगर आपको थोड़ा बहुत भी 1-2 पॉइंट पता है तो आप बना सकते हो वो आंसर उसका। तो ये चीज़ मतलब मेरे को लगी कि इस बार जो मैंने आंसर राइटिंग की, तो मेरे को एक तरीका मिल गया कि मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे स्ट्रक्चर रखना है और कैसे कितना कंटेंट डालना है और किस टाइम में पूरा करना है। एक मेरा टाइम मैनेजमेंट में मेरे को दिक्कत रहती थी जिस वजह से रह गया पहले, तो इस बार मैंने उस पे काम किया और ये चीज़ मेरे को फिर बाद में हेल्प भी की, जो मेरा ये रिज़ल्ट रहा। हाँ, मैं भी शायद क्लास में हमेशा मैं ये बोलने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को कि आप डरो मत, आप लिख लो, लिख लो। जितना एक टाइम एक ऐसा आ जाएगा लिख लिख के कि जो हम हासिल करना चाहते हैं वो मिल जाता है। तो मतलब वहाँ उस हासिल पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा नहीं कि कंटेंट ना हो, आपके पास कंटेंट होना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप जो उसके अंदर जो स्किल सेट है वो अपने आप आने लग जाते हैं, है ना? तो मैंने हमेशा देखा है, चाहे आप थे, इससे पहले हमारे पास जैसे नेहा नेगी थे और शिमला में थे, तो जिन बच्चों ने क्रैक किया सच में, तो उनकी एक बात हमेशा रही है, चाहे पीछे कई सालों की बात करूँ मैं, तो उन्होंने ना लिखने को बहुत प्रायोरिटी दी है। तो ये शायद वर्क करता है। ये तो सही करता है और मतलब। कैसे बताओ, क्या कैसे और क्या चीज़ें थी इसके, जो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना बच्चों को पता चले इस बारे में कि भैया कई बार हम ना ऐसा सोचते हैं कि पढ़ते ही रह जाए, पढ़ते ही रह जाए। थोड़ा सा ना स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, जो रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी रहता है। तो आप और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताएं। एक तो सर देखो, मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट करनी, कि कितने टाइम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपको पता होता है कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको 7-8 मिनट में पूरा करना है। 12 मार्क्स का है तो उसको भी इतना ही टाइम आपको रखना है। तो ये चीज़ मतलब आंसर राइटिंग आपको सिखा देती है कि आपको इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ पूरी करनी है। और सेकंड सर ये चीज़ बताता है कि आपको कितना लिखना है और क्या स्टोरी नहीं लिखनी है। आपको बिल्कुल मतलब फ़ोकस पॉइंट जो है ना जिससे आपको मिल जाएँगे मार्क्स, वो चीज़ आपको ये चीज़ सिखा देती है जब आप आंसर राइटिंग करते हो। और तीसरा ये बताता है कि आप जो आपने पढ़ा है वो है मतलब कि जिसकी रिक्वायरमेंट है इतनी, कि आप ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे होता है कि आप पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो। फिर जब आप एक बार आंसर लिख दो तो आपको पता लगता है नहीं मेरे को यही चीज़ पढ़नी है और इतना सफिशिएंट है। फिर इससे ऐसे होता है आपका टाइम बच जाता है फिर, कि जितना आप मतलब पढ़ते रहे, फिर टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ सिखा देती है आंसर राइटिंग। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जनरल स्टडी का जो मेंस वाला पार्ट है, उसके नोट्स बनाए आपने और किस किस रिसोर्सेज पर आपने रिलाय किया, है ना? तो क्या रहा आपको ओवरऑल? सर जनरल स्टडीज़ का एक तो हम प्री में जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी, तो एक चीज़ तो वो आपको मतलब बेसिक्स पता होता है कि ये सब है। और दूसरा सर जो मैंने आपका ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिया था, तो जो इसमें जो क्लासेस लगती थी हमारी, तो उसके क्लास नोट्स बनाए, प्रिपेयर किए मतलब। और ये जो आप लोग करवाते थे ये बिल्कुल मतलब सिलेबस ओरिएंटेड होते थे, लाइन टू लाइन सिलेबस कवर करवाते थे, तो वो चीज़ थी। और तीसरा जो ये ऑसम नोट्स थे, फिर उन पे भी रिलाई करती थी।
तो मैंने इन पे ही फ़ोकस किया। मैंने इतने ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं बनाए कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ना है। ऐसा है ना, फिर डिस्ट्रैक्ट ऐसे हो जाता है कि बहुत हो जाता है। तो फिर मैंने लिमिटेड रखा रिसोर्सेज़ को और उस पे फ़ेथ रखी कि अब मैं जितना पढ़ रही हूँ ये सफ़िशेंट है। ऐसे मैं भागी नहीं ज़्यादा कि मेरे को अब मेंस है तो ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है। फिर मैं थी कि जितना क्लास नोट्स बन रहे हैं, जितना ऑसम नोट्स है, और फिर भी कहीं ऐसे लगता था कि 1-2 पॉइंट पे कि कुछ नहीं कवर हो रहा है, तो फिर वो देख लिया ऑनलाइन। फिर उस पे यूपीएससी या लेवल पे कुछ भी मतलब मिल जाते हैं नोट्स ऑनलाइन। और वही है, हाँ, और ये करंट के साथ फिर कोरिलेट करना, ये तो आप लोग क्लास में भी बोलते थे कि आप जितना करंट ओरिएंटेड मतलब रिलेट करोगे और उसको फैक्ट्स डालोगे और करंट वाली चीज़ उसमें ऐड करोगे तो उतना अच्छा आंसर बनेगा। तो ये चीज़ मतलब आंसर राइटिंग में मतलब मैंने डाली, और इतना रिसोर्सेज मतलब मैंने लिमिटेड रखे और उनको रिवाइज़ किया। अच्छा, 2 चीज़ें और है, एक हिमाचल जी के और एक हिंदी, हिंदी का भी बड़ा डर रहता है लोगों को, तो इसको कैसे आपने? सर हिंदी की मेरी तैयारी अलाइड के टाइम ही हुई, क्योंकि हिंदी में काफ़ी रहता है, उसमें वेटेज होती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो उस टाइम मतलब उस टाइम भी मैंने यहाँ पे हिंदी की क्लासेस ली, और बाकी जितना क्लास में हमें गद्यांश वगैरह कवर करवाते थे वो सब उसकी प्रैक्टिस की, फिर चेक होते थे, फिर फीडबैक मिलता था, फिर ऐसे राइटिंग की, फिर वो सब मेरा हिंदी यहाँ से तैयार हुआ। और साथ में एक हिंदी की एचजी पब्लिकेशन बुक रहती है, फिर मैंने उससे ग्रामर कवर किया, जैसे मुहावरे ये सब पढ़ना। तो हिंदी का मेरा वो उस टाइम अलाइड के टाइम बहुत अच्छा प्रिपेयर हो गया था। तो एचएस के लिए मेरे को उस चीज़ ने मतलब हेल्प की कि मैंने वो उस टाइम पहले पढ़ी थी। तो हिंदी का तो सर मेरा वहाँ से ही कवर हो गया था। और हिमाचल जी के प्री के लिए तो मैं वही जोगटा वाली बुक पढ़ती थी। ऐसे मैंने बलोखड़ा तो ज़्यादा प्रेफर नहीं की, मतलब लिमिटेड कंटेंट मैंने वही पढ़ा और उसको रिवाइज़ किया। और मेरे को खुद नहीं याद है मैंने वो कितनी बार पढ़ ली होगी, क्योंकि जितने हर साल पढ़नी है तो प्री से पहले ऐसे होता था कि 1-2 बार तो रिवाइज़ करनी ही है। तो वो किया, बाकी इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से प्रिपेयर करते थे। और अब ट्रेंड ये बन गया था कि इकोनॉमिक सर्वे से कम क्वेश्चन आ रहे थे, पर ये था कि तैयार तो करना ही है। फिर वहाँ से किया, और बाकी तो सर करंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चली है वो बस यही सब रखा सर लिमिटेड। अच्छा, अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो चलो, आपकी तो बैकग्राउंड भी रही ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो आपने 2 बातें बतानी है। अगर किसी को ऑप्शनल ऑप्ट करना है तो क्या-क्या, कहाँ से शुरू करें और क्या-क्या बेसिक सोर्स रहता है इसके? और दूसरा, आपके बड़े अच्छे स्कोर आया, तो उसमें क्या, कैसे आपने अपने आंसर प्रेज़ेंट करे? सर एक तो जब ऑप्शनल चूज़ करना था तो मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं क्या रखूं। मेरा बैकग्राउंड फॉरेस्ट्री था, पर ये ट्रेंड था कि फॉरेस्ट्री में मार्क्स नहीं मिल रहे थे। जो हमारे सीनियर्स थी जिन्होंने 21-22 में अटैम्प्ट दिए, तो उनको मार्क्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर एक डर था कि शायद फॉरेस्ट्री नहीं है स्कोरिंग। तो फिर पहले जब मैं 2024 में प्रिपेयर करी थी तो उस टाइम मेरे में थॉट आया कि मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। तो मैंने हॉर्टिकल्चर भी ट्राई किया। तो उस साल मैंने हॉर्टिकल्चर प्रिपेयर किया, पर मेरे में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ कि मैं ये कर सकती हूँ अटैम्प्ट। फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला फिर ऑप्शनल के लिए, क्योंकि फिर मैं अलाइड में बिज़ी होगी। तो फिर मैंने उस 2025 में मैंने फिर ट्रेंड देखा 24 के मार्क्स का। फिर मैंने देखा कि बेशक बच्चे फॉरेस्ट्री कम रख रहे हैं, पर उनको मार्क्स मिल रहे हैं, 60-70 तक मिल रहे हैं। और इतना ही है कि मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतने मिल रहे हैं, तो इतना ठीक है कि ऑप्शनल में अगर 60-70 तक आपके आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं फॉरेस्ट्री ही रखूँगी, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस भी है और बैकग्राउंड भी रहा। और अगर बच्चे करना चाहते हैं, अगर अपना मतलब ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप पहले अपना देखो कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बदल रहा है अब, मतलब किसी साल मतलब ऑप्शनल चूज़ करना एक गैम्बल ही बन गया है, क्योंकि किसी साल सोशियो चल रहा है तो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, तो ये किसी साल कुछ भी हो सकता है। फिर आपके ये मैं लक भी बोलूँगी कि इस साल मतलब फॉरेस्ट्री चल भी गया जिस साल मैंने चूज़ किया। तो ये है कि जिस पे कमांड है आप उसको चूज़ करो, और ऐसे भागो मत कि मतलब किसी और को देख के नहीं कि सब बच्चे ये रख रहे हैं तो यही हाँ, रखना एटलीस्ट ये है। कि अगर ना भी चले तो आपका एक एवरेज स्कोर आ हाँ, जाए। एवरेज आ जाए तो वो सफिशेंट है। तो आप अपनी कमांड देखो और बाकी ट्रेंड देखो, अगर मार्क्स मिल रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आप उसको चूज़ करो, ऐसे घबराओ मत कि दूसरा रख लेते हैं ये है। तो ये अच्छा, कहना तो अगर चाहूँगी। फॉरेस्ट्री किसी ने ऑप्ट करना है तो सोर्सेज क्या रहेंगे? सोर्सेज सर एक तो हमारे जो हमने बीएससी में हमारे नोट्स होते हैं, एक वो है, और एक बुक आती है इंडियन फॉरेस्ट्री बाय मानिक नंदन एंड एस प्रभु।
तो उसमें वो एक आईएफएस के बच्चे भी प्रेफर करते हैं और वो भी उसी पे रिलाई करते हैं मोस्टली। तो सर ये मैंने भी मानिक नंदन पे किया, क्योंकि ये क्लास नो जो मेरे बीएससी के नोट्स थे तो वो काफ़ी बल्की होते हैं, जो आपने 4 साल में पढ़ा है। तो मैंने लिमिटेड एक एल एस खन्ना बुक होती है वो उठाई, उसमें बेसिक्स होते हैं सारे फॉरेस्ट्री के। बाकी जो मेरा एचएस का सिलेबस था, पेपर 1 पेपर 2, फिर मैंने उसको उठाया, फिर जितना मतलब जो सिलेबस था उसको मैंने लाइन टू लाइन कवर करके अपने नोट्स बना लिए थे कि पेपर 1 के मतलब जितने पेजेस के बन रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही पेपर 1 के आपने पेपर सारे 2 के, नोट्स तैयार कर लिए? यस सर, मैंने अपने नोट्स बना लिए, मतलब मैंने उसको पढ़ा फिर नोट्स बनाए। मतलब ऐसे नहीं कि लिख रही हूँ, बस मैंने पहले उसको पढ़ा फिर मैंने नोट्स बनाए। तो फिर ऐसे था कि वो लिमिटेड बने, मतलब ऐसे ज़्यादा बल्कि नहीं थे। और फिर मेरे को एक मतलब इकट्ठा हो गया था एक सोर्स की, जब मेरे को रिवाइज़ करने के लिए भी वो ईज़ी था। फिर मैंने बस यही किया। आंसर राइटिंग मैंने अपने ऑप्शनल की कम की है, पर मैंने अपने नोट्स को ज़्यादा रिवाइज़ किया है मतलब। और ये चीज़ मतलब मेरे को तो काफ़ी जैसे हेल्पफुल फॉरेस्ट्री रही है। ऑप्शनल है, तो जब आप आंसर लिखते हो एग्ज़ाम में, तो पेपर इजीली हो जाता है कंप्लीट? कोई टाइम कुछ ऐसे इशू रहते हैं? नहीं सर, टाइम का इशू तो नहीं रहता है। बाकी अग आप जो स्ट्रक्चर मतलब मैंने फ़ॉलो किया, जीएस में भी फ़ॉलो किया, वैसा ही स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की कि मैं इसमें भी रखूँ, कि एक प्रॉपर इंट्रो दी। और जैसे अब फॉरेस्ट्री है तो फैक्चुअल चीज़ें भी रहती है इसमें, तो बॉडी में मैं फिर फैक्चुअल पोर्शन और थोड़ा-सा एक कंक्लूडिंग लाइन अगर बन पाती है तो वो, और बाकी पेपर हो जाता है कंप्लीट, ऐसे टाइम इशू नहीं रहता है। और जो हमारा इस बार पेपर 2 रहा था वो काफ़ी एनालिटिकल रहा था। ऐसे ऐसे कहा जाता है वैसे ना कि ऐसे पेपर तो फैक्चुअल रहते हैं या बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, पर हमारा पेपर 2 काफ़ी ऐसे था कि एनालिटिकल था। तो फिर उसमें डिस्कस, एनालाइज़ ऐसे-ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये चीज़ जो मैंने आंसर राइटिंग जीएस में सीखी थी, तो वो चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई की। और कंटेंट तो था ही फॉरेस्ट्री का, तो फिर वो बन गया आंसर, और टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं रहता है, पेपर हो जाते हैं कंप्लीट। बाकी आप तरीका रखो अपना सही लिखने का। चलिए, तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी लंबी जर्नी है ना? मतलब 2-3 साल लग जाते हैं तैयारी करते-करते, 4 भी लग जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फाइनल ईयर में स्टार्ट की, फिर बीच में कोविड आया, फेलियर आए, है ना? यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते तो कहीं न कहीं ना एक स्ट्रेस चला रहता है, सोशल स्ट्रेस तो रहता है। कई बारी एक अपने अंदर भी स्ट्रेस रहता है ना? जिसको रिलीज़ करना, जिसके साथ डील करना मुश्किल रहता है ना? तो कैसे, क्या टूल्स थे आपने, कैसे इसको डील किया? एक तो सर मैं ऐसे था कि मैं सोशल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ नहीं हुई। मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलती थी तो उनसे भी मिलना, चाय कॉफ़ी पे ऐसे बात करनी, तो ये चीज़ मैंने रखी साथ में। मतलब ये मेरे को थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए मतलब हेल्पफुल था। और सेकंड सर मैंने ये किया कि मैं कि कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी मतलब रखती थी साथ में, या कभी वॉक पे चले गए या रनिंग पे चले गए। अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो योगा ही कर लिया। और योगा मैंने सर इसी तैयारी टाइम ही मतलब इंक्लूड किया है अपने डेली रूटीन में। तो मैं मॉर्निंग टाइम मतलब ये चीज़ ज़रूर करती थी कि आधा या पौना घंटा मतलब मैं योगा करती थी। यस सर, तैयारी टाइम तो मैंने रेगुलरली किया है। और ये मेरे को सर हेल्प भी करता था। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी, जैसे भ्रामरी कर रही हूँ, या तो ये काफ़ी मतलब ऐसे होता है कि स्ट्रेस रिलीज़ ऑटोमेटिक हो जाता, मतलब फ्रेश हो जाता था माइंड। और तीसरा सर मेरे को जैसे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। तो कभी पूरा हफ्ता ऐसे होता था कि बहुत हेक्टिक हो गया है, कि बहुत पढ़ा आपने रेगुलरली, आप 6-7 घंटे डेली पढ़ा। तो फिर मैं ऐसे करती थी कि सैटरडे संडे कुछ जो मेरे को अच्छा लगता है, कुछ मूवी देख ली या कुछ सीरीज़ देख ली, तो प्रॉपर वो देखती थी। और उस टाइम मैं फिर ऐसे होता था कि पूरा भूल जाती थी वो कि स्ट्रेसफुल था, तो उसके बाद एक माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता था, फिर मैं मंडे पे दोबारा स्टार्ट कर सकती थी वो चीज़। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं मतलब इंक्लूड मतलब आप करी। कह रहे हो कि आप छोटा-छोटा ब्रेक देते थे अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज से, यस। है ना? वीकली थोड़ा-सा बड़ा ब्रेक दे दिया, मूवी हाँ। देख ली। हाँ। तो आप थोड़ा-सा और बताएँ कि ये सब कुछ करने से, मतलब कि जैसे होता है ना एक माइंड बना हुआ बच्चों का कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे पढ़ाई से। तो एक तो ये क्यों सोचते हैं हम ऐसा, ठीक? दूसरा, तो जो आपकी ये एक्टिविटी रही है, ख़ासकर योगा, ब्रीथिंग, तो पढ़ाई के साथ-साथ और भी कहाँ हेल्प किया आपको, आपकी पर्सनैलिटी में इन दोनों इन एक्टिविटीज़ ने? सर इसने मेरे को हेल्प तो किया ही है। एक तो ये मतलब मेरी जो कंसंट्रेशन पावर होती थी ये मेरी इम्प्रूव हो जाती थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करके।
और बाकी एक ऐसा होता है कि जब हम तैयारी में होते हैं तो फिर हम अपनी बॉडी का उतना ध्यान नहीं रखते, फिर काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे बैक पेन हो रही है, ये हो रही है। तो जब मैं रेगुलरली ये चीज़ करती थी तो इससे मतलब मेरी हेल्थ भी ठीक रही और मेरा माइंड भी मतलब फ्रेश रहता ही था। तो ये चीज़ थी। बाकी जैसे मैंने बताया कि मैं पूछ रहा था आपसे कि जैसे बच्चे कई बार बोलते हैं कि अरे हमारा टाइम वेस्ट होता है, मतलब कैसे टाइम निकालें इन चीज़ों के लिए कि ज़रूरी भी है, एसेंशियल पार्ट होना चाहिए आपकी तैयारी के साथ साथ ही। तो उसमें कैसे बच्चों को सिखाओगे आप कि भई आप भी इसको इस तैयारी का एक पार्ट बनाएँ? सर जैसे प्रीलिम्स की तैयारी होती है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 11-11 घंटे पढ़ना है। आप ऑनेस्टली 5 से 6 घंटे निकाल रहे हो डेली के, तो वो सफिशेंट है। पर वो है कि आप अच्छे से मतलब पढ़ रहे हो, वो क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है। तो अगर आप डेली के 5-6 घंटे निकाल रहे हो तो फिर बाकी टाइम तो आपको बच ही जाता है ना। कि अब जैसे मतलब मैं अपना बताती हूँ तो मैं मॉर्निंग में रूम पे पढ़ती थी 1-2 घंटा, ऐसे करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर मैं लाइब्रेरी चल जाती थी। तो फिर मैं ऐसे मतलब शिफ्ट्स में पढ़ती थी, जैसे 10 से 1 पढ़ लिया, फिर लंच टाइम हो गया, तो फिर मैं 1 से 3 फ्री रहती थी पूरा। मतलब उसमें फिर यही होता था कि दोस्तों के साथ लंच किया, थोड़ा बातें की, तो ये फ्री टाइम मेरे को मिल जाता था। फिर उसके बाद अगली शिफ्ट में मैं फिर 3 से 6 या 7 मतलब कंटिन्यू ऐसे बैठती थी। तो फिर उसके बाद टी ब्रेक ले ली, मतलब चाय पी ली उसके बाद, तो वहाँ टाइम निकल जाता है। फिर उसके बाद मैं रूम जाती थी तो फिर शाम को थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाता था माइंड, तो उस टाइम मैं कोशिश करती थी कि थोड़ा लाइट जैसे सोशल मीडिया साइट्स चला ली, कुछ ऐसा देख लिया, तो वहाँ टाइम निकल जाता था। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, अगर आप प्रॉपरली 5-6 घंटे प्री के टाइम पढ़ रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। पर आपको वो डेली बेसिस पे पढ़ना है फिर, मतलब कंसिस्टेंसी ना कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हाँ। और मेंस टाइम में तो फिर आपको मेरा टाइम भी खुद भी बढ़ गया था, और ये ऑटोमेटिक होता है कि आपको स्टडी आवर्स आपके बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम मेरे को दिक्कत हुई खुद भी कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। जैसे जितना मैं पहले थोड़ा माइंड फ्री करने के लिए मतलब दोस्तों से मिलती थी या कुछ फ़ोन में देख लेती थी, तो उस टाइम वो चीज़ कम हो गई थी। पर मैंने उस टाइम ये रखा कि मैं अपना योगा कंटिन्यू रखती थी। उस टाइम मेरे स्टडी आवर्स बन गए थे 9 से 10, तो बन ही गए थे कि 9 से 10 बैठना है। तो उस टाइम बाकी चीज़ें छूट गई, पर मैंने योगा तो कंटिन्यू रखा। तो वो चीज़ मतलब मैनेज कर सकते हैं आप। मेंस टाइम थोड़ा डिफरेंट है, पर प्री के टाइम तो आप इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल सकते हैं फ्रेश। तो मैं देखो जो तैयारी कर रहा है, मैं हमेशा अपने हर प्लेटफॉर्म से ये बोलने की कोशिश करता हूँ कि भैया पढ़ाई अपनी जगह है, बट आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़रूरी है, वो हमेशा एक्टिविटी से ही आती है। और ये आप भूल जाओ कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि आपका टाइम मैनेज हो रहा है और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है। ये फैक्ट है और ये मैंने खुद भी देखा है अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करके। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो इंटरव्यू के लिए क्या चैलेंजेस थे आपके और कैसे वर्क किया और कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू का तो सर पहली फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा, मतलब उतना आइडिया नहीं था कि क्या होगा। पर फिर उसके लिए भी मैं यहीं आ गई थी, आपसे मिली थी मैं उस टाइम भी। फिर आपने थोड़ा गाइड किया कि ऐसा ऐसा होता है, ये सब पूछते हैं। फिर आपने चीज़ें बताई कि इस चीज़ पे काम करना है। फिर आपने मेरा ऐसे पर्सनली भी एक मॉक लिया था, 1 ऑन 1 लिया था। तो फिर उसके बाद भी आपने फीडबैक दिया कि आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। बाकी सब्जेक्ट तो मतलब नॉलेज आपको है, और जो और भी जीएस की नॉलेज थी वो आपकी टेस्ट हो चुकी है। पर आपको किस वे में बोलना है, कैसे मतलब कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो वो चीज़ आपने बताया कि ये सब करना है। तो फिर मैं वापस जाके मतलब मैं खुद ही प्रैक्टिस करती थी। एक और करंट अफेयर से भी मैं टच में रहती थी जो डेली चला है, मतलब न्यूज़ मैं डेली देखती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं डेली। एक मैंने वो किया, बाकी अपना जो बोलना है उसके वे को इम्प्रूव किया, थोड़ा कम्युनिकेशन पे काम किया। और साथ में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए जितने हो सके। यहीं के मैंने 1-2 दिए, फिर बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी मॉक इंटरव्यूज़ लगाए। तो उससे मेरे को काफ़ी ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और जो मेरा फाइनल इंटरव्यू रहा उसमें कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका था, और बाकी वो नॉर्मली रहा। और क्वेश्चन भी वो काफ़ी नॉर्म ऐसे पूछते हैं कि आपकी जो चीज़ उन्होंने टेस्ट करनी है वो नॉलेज नहीं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन, आपको कॉन्फिडेंस और आपकी जो वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, आपको सिचुएशन आपकी चेक करते हैं। तो ये सब फिर उस पे काम किया मैंने, जो भी मेरा फ़ेज़ रहा। 2 दिसंबर के बाद
जो ये 15-20 दिन 20-25 दिन जो प्रिपेयर किया, इस टाइम मैंने यही किया पूरा। अच्छा, एक सवाल मैं वैसे ही पूछता हूँ, सबसे ही पूछ रहा हूँ ये तो, कि आपको जैसे इस बारी क्वेश्चंस बड़े सिचुएशनल भी पूछे हैं, तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद आता है जो आपसे पूछा हो जिसमें आपको बातचीत करने के खूब मज़ा आया बात करके, हाँ यार ये मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कोई ऐसा भी हुआ होगा जिसमें लगा होगा कि क्या ही पूछ लिया, इसमें तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ? हाँ सर, एक तो हुआ था जो हमारे पैनल में थे बैठे हुए मेंबर्स, तो उनमें से एक थे सर थे, वो ज़्यादा मतलब बच्चों पे प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताऊँगी, तो उन्होंने मेरे से पूछा, ये क्वेश्चन आया था मेरे पे कि व्हाई वी कंसीडर काऊ एज़ आवर मदर। ये पूछा था कि सेक्रेड क्यों हम मानते हैं। तो फिर मैंने बता दिया कि क्योंकि हमारे वही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, और जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये चीज़ मैंने उनको बता दी। फिर उन्होंने बोला कि फिर मैंने यही चीज़ उनको दिया कि इसीलिए हम मानते हैं। फिर उन्होंने बोला चलो ये चीज़ तो ठीक है, आपने ये पढ़ी है, कुछ और बताओ क्यों, मतलब अपना पॉइंट बताओ कि आप क्यों मानते हो। तो फिर मैं वहाँ पे ऐसे हो गई थी कि अब इस पे क्या आंसर करना है, कि मुझे तो इतना ही पता है। फिर मैंने 1-2 पॉइंट्स और बताए, पर वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे उससे। आपको लग रहा था? हाँ, मतलब मुझे लग रहा था। फिर मैंने बोला कि सर मैं इतना ही सोच पा रही हूँ। फिर वो ऐसे थे कि थिंक और बताओ और सोचो कि आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहोगे। तो फिर मैं वहाँ पे फँस गई थी थोड़ा, कि मतलब वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे थे। फिर उससे ही निकाल के उन्होंने मेरे से एनिमल क्रूएलिटी पे पूछा कि ह्यूमन का वही तुम्हें लगता है कि डुअल नेचर है, कि एक साइड वो ह्यूमन मतलब ये एनिमल क्रूएलिटी को एक्ट बनाए हैं, और दूसरी साइड वो मतलब कंज्यूम भी करते हैं। तो इस पे वो मेरे को प्रेशराइज़ मतलब करना मतलब अपनी ओर से बिल्ड कर रहे थे प्रेशर। पर फिर मैंने रीज़न दिए इसके लिए भी, तो इसके मतलब वो सर सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, तो मेरे को इस क्वेश्चन पे मैं फँस रही थी। तो आपको लगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन जा रहा है, हाँ, कि उस मेंटेन टाइम हो गया था? हाँ, उस टाइम मेरे को लगा ये काऊ वाले पे तो मेरा काफ़ी मेरे को लगा कि मैं सोच नहीं पा रही थी और क्या ही रीज़न हो सकता है। फिर एनिमल क्रुएलिटी पे मैंने थोड़ा कर दिया, जैसे मैंने ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ये बता दिए कि अब जैसे जो मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तो सोर्स ऑफ मतलब फूड उनके पास यही होगा जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ पे मैंने अपना रीबिल्ड मतलब कॉन्फिडेंस दोबारा मुझे आ गया था। पहले जितना ही मैं फँसी, पर दूसरे पे मैंने वो रिकवर कर लिया था। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है जो मैंने पूछ रहा था आपसे, कि जिसमें आप बड़े सहज कंफर्टेबल। वो सर एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन पूछा था मेरे से। यही वो इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए मुझे लगा कि उसके लिए पूछ रहे हैं। तो जैसे मैंने अपना डेफ फिल किया था जो वहीं मिलता है हमें, तो उसमें मैंने लिखा था कि आई वांटेड टू बिकम अ कॉम्पिटेंट एंड ग्राउंडेड ऑफिसर इन फ्यूचर। तो फिर वो थी कि आप इन चीज़ों पे मतलब आप हर जगह आपने ऐसे मेंशन किया है कि आप 10 साल बाद ऐसे बनना चाहते हो, और ग्राउंडेड कॉम्पिटेंट, तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम अभी नहीं है मतलब इतना कि ऐसे। तो इस चीज़ पे फिर मैंने सर अपना जितना मतलब मैं आंसर मतलब इस पे मैं इजीली मतलब मैंने आंसर कर दिया था, क्योंकि वो चीज़ मतलब मेरे को खुद अपने रियलिटीज़ पे लगती है ना कि ग्राउंड पे नहीं पहुंच रही चीज़ें, और मैं बहुत ही एक्सेसिबल रहना चाहती हूँ लोगों के लिए। तो इस पे मैंने काफ़ी आंसर कर दिया था, और उन्होंने मुझे सिचुएशन पे इस पे ही दी थी कि वो पीडीएस ये जो शॉप्स होती है ना, इस पे दी थी उन्होंने सिचुएशन। तो उस पे मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर कर दिया था, और उसको आंसर के बाद मुझे लगा कि मैंने अच्छा दिया है आंसर, मतलब वो मेरे लिए अच्छा था। चलिए जी, अब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हो। अब आपको जो टाइम होता है, तो शायद 2-3 दिन मिले थे आपको, कितने मिले थे हाँ, इंटरव्यू और रिजल्ट के? 27 को था, फिर हाँ, 30 को रिज़ल्ट आ गया था। ठीक है। तो इसमें ना कई बारी अपने आप को कन्विंस करना कि होगा, नहीं होगा, एक बड़ी फ्लक्चुएशन रहती है थॉट्स में। अभी लगता है कि नहीं, नहीं सब ठीक है, अगले पल में लगेगा नहीं यार बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। वैसे तो ये मेंस के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ना? कि जब हम समझ नहीं पाते कि हम पहुंच पा रहे हैं या कहीं रह रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी साइक्लिकल चीज़ होती है जो दिमाग में ऊपर नीचे करती रहती है। तो उसको कैसे हैंडल किया आपने मेंस के बाद में, प्री इंटरव्यू के? मेंस के बाद सर मैंने बताया आपको कि 22 से 30 सितंबर तक हमारे मेंस हुए। फिर उसके बाद अक्टूबर पूरा था, पूरा नवंबर था। तो ये 2 महीने बिल्कुल ऐसे थे कि एक मतलब रोलर कोस्टर बोल सकते हैं, कि आपके इमोशन अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। कभी आपको लगता था कि नहीं हो जाएगा, कभी लगता था कि नहीं यार हिंदी में रह गए, कभी लगता था कि ऑप्शनल में रह जाएगा। तो वो चला हुआ था। फिर उस टाइम मतलब मेरी चाची है ना,
तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी कि तू मैनिफेस्टेशन पे कर, मतलब पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर, मतलब उस पे उन्होंने चीज़ मेरे को बताई कि तू मतलब जो तू चाहती है कि तू बनना चाहती है उसको तू एटलीस्ट मतलब दिन में 10 बार मतलब उसको मन में सोच कि मैं वो चीज़ कर चुकी हूँ मतलब। ये आपने मेंस के बाद हाँ, स्टार्ट किया। मेंस के बाद फिर ऐसा था कि अब पेपर दे दिया है, कुछ करने को है नहीं। तो फिर मैं यही कि मतलब जब मेरे को लगता था ना कि डर लग रहा है कि कुछ याद आया कि नहीं यार होगा कि नहीं, तो फिर मैं यही चीज़ फ़ॉलो करती थी कि मैंने वो चीज़ कर ली है। आई हैव बिकम एन एचएस ऑफिसर, मतलब ये लाइन मैं मतलब रिपीट करती थी मतलब। तो मेंस मेरा पूरा ऐसे रहा। दूसरा फिर यही मेंस में मैंने यही किया। फिर इंटरव्यू फिर वो अच्छा रहा मेंस का रिज़ल्ट 2 दिसंबर के बाद। फिर उस टाइम भी फिर इंटरव्यू में बिज़ी हो गए, फिर 27 को इंटरव्यू दे दिया। फिर उसके बाद भी वो 1-2 दिन काफ़ी ऐसे थे कि पता नहीं क्या होगा। फिर इंटरव्यू के बाद मतलब मैं शिमला, मेरी चाची और शिमला में ही रहते हैं, तो मैं उनके पास ही रुकी थी इंटरव्यू के बाद 2-3 दिन तक। तो फिर उस टाइम मतलब जितना डर मुझे था, तो उस स्ट्रेस में वो लोग भी थे, मतलब मेरे चाचू-चाची। मतलब अब मैं पूरा फ़ील कर पाती थी कि जो चीज़ें मेरे मन में चल रही है, वो उनके भी चल रही है। और जो मतलब मैंने इंटरव्यू मैं दे के आई वापस, तो मैंने पूरा इंटरव्यू उनसे डिस्कस किया कि मैंने ये क्वेश्चन थे, ये मैंने आंसर किए। फिर उन्होंने बोला कि तूने इतने अच्छे आंसर तो दिए हैं मतलब चाची क्या करते हैं आपके? मेरी चाची टीचर है सेंट एडवर्ड्स में, शिमला में। तो फिर उन्होंने फिर वो चीज़ बोली कि तू इतना खुद को ऐसे क्यों कर रही है कि पता नहीं क्या है, कि तूने अच्छे आंसर किए और तेरा अच्छा होगा मतलब। वही है ना कि उन्होंने मैनिफेस्ट मतलब बोलते पॉजिटिव। फिर वही है 2-3 दिन पूरे ऐसे गए कि हम पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि नहीं अच्छा होगा, ये होगा, ये होगा। और वो चीज़ फिर 30 दिसंबर को दिख गई और वो एक्चुअल में हो भी गया। चलो देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैनिफेस्टेशन, है ना? तो मतलब आप मानते हो इस चीज़ को? यस सर, अब तो मतलब मैंने देखा है ये चीज़ ना, पहले लगता था कि पता नहीं क्या बोलते हैं, पर ये चीज़ मैंने खुद फॉलो की। तो आपको एटलीस्ट चलो रिजल्ट तो जैसा मर्जी रहा, बट जो वो बीच वाला जो हार्ड टाइम होता है ना, वो सच में वर्क करता है। क्योंकि देखो, मैं तो दो चीज़ें बड़ी मानता हूँ, एक ये मैनिफेस्टेशन और एक ग्रेटिट्यूड। कि जो भी आपके साथ है लोग, चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छा किया चाहे बुरा किया, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको आपके लिए एक ब्लेसिंग ही मान लो। जैसे हम फेल होता है तो फेल होना भी एक, मुझे लगता है, एक ब्लेसिंग ही है। अगर किसी ने आपके साथ मान लो नहीं भी आपके साथ ट्यूनिंग बैठी, तो वहाँ से भी हम कुछ सीखते ही है। तो मैंने धीरे धीरे ये बड़ा सीखा है ज़िंदगी में कि ग्रेटिट्यूड होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, पहले थोड़ा गुस्सा भी आता था, बट जैसे जैसे इसकी तरफ बढ़े तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही है। चलो बाहर कुछ बदले ना बदले, पर अंदर ज़रूर बदलता है। और जब ये ग्रेटिट्यूड साथ जुड़ जाता है और इसके साथ ऑटोमेटिकली ये जो मैनिफेस्टेशन है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, यही होना है, जब पता ही हमें हम नेगेटिव चीज़ को और फेलियर को वैसे ही मान लें, तो उस पर भी हम एक अच्छाई और पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। ठीक है। तो आपके हिसाब से, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होना चाहिए, ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी, है ना, तो उनको कैसे बताओगे आप, क्या इसको, कैसे उनको प्रैक्टिस करना चाहिए इसको? सर अगर मैं ऐसे खुद बोलूँगी कि आप ये चीज़ चलो फॉलो अगर आप करो। छोड़ो, अब मैं ऐसे लेते हैं इसको, अगर आप एलाइट से पहले आप नहीं करते थे, जब आप एलाइट में फील्ड में, अगर आप उस ज़माने में उस टाइम में होते और आपको ये मंत्र पता होता, तो क्या क्या रहता आपका एज एस्पिरेंट इसको यूज़ करने का? सर कि अलाइट से पहले अगर मुझे पता होती है मैनिफेस्टेशन वाली, उस टाइम भी फिर मैं करती कि हो जाए, मतलब ये करती। मतलब उस टाइम क्या पता मुझे रिजल्ट मिल भी जाते, पर यही है ना कि आप ना, आपका माइंड सेट ना, एक स्टेज आती है वो शायद ना डेवलप बिल्ड होता है, एकदम से आप कर नहीं पाते। अब जैसे मेरे को वो फेलियर मिला, तो आप डाउन चले जाते हो काफ़ी। फिर आप चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट करते हो कि भगवान जी ने कुछ सोचा है। एक लाइन मतलब एक मैंने ऐसे ही पढ़ी थी, उसमें दिया हुआ था कि इफ़ इट्स रिटन फॉर यू देन विंड विल ब्लो इन योर फेवर, ऐसा होगा। तो फिर ये लाइन में पढ़ती हुई फिर मैं थी कि अगर लिखा है ना, तो फिर मिलनी है वो चीज़। तो अलाइड के टाइम मतलब मैं एक अपने ही ज़ोन में थी कि नहीं मुझे तो हो जाएगा। पर वो फेलियर जो मिला ना, उससे मतलब मेरी थॉट प्रोसेस में थोड़ा चेंज आया कि नई चीज़ें नहीं भी होती है अपने फेवर में। फिर मुझे इस चीज़ पे बिलीव हुआ कि जो चीज़ लिखी है ना वो होनी है। फिर मैं मतलब भाग रही हूँ, चाहे मैं किसी और चीज़ के लिए भाग रही हूँ, पर जिस साइड आपने आना है ना, उसके लिए फिर चीज़ें ऐड अप होती जाती है। फिर वो चाहे फिर आपके फ्रेंड्स की बातें होती है, उनका सपोर्ट होता है, और चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स
चाहे जो आपको ताने भी मिल रहे हैं वो भी आपको उस चीज़ के लिए पुश कर रहे होते हैं कि उस साइड जाना है। और यही मैनिफेस्टेशन वाली भी मैंने तभी सीखी क्योंकि मुझे फेलियर मिला। पहले तो मैं मानती नहीं थी कि ऐसा होता भी है। फिर जब मैं उतने डाउन फेज़ में गई तो फिर मैंने चीज़ों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया कि जो मैं कर रही हूँ ये जा रही है किसी साइड, और यूनिवर्स पे ये सारी चीज़ें मतलब इस पे आई, मतलब बिलीव करना। तो आप ये कहना चाहते हो कि हर चीज़ एक टाइम आता है, टाइम आता है, और ये भी हो सकता है कि शायद टाइम से पहले आपके वो पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स है शायद वो भी नहीं डेवलप होते, है ना? उस वो भी एक वक़्त लेता है। बट इतना ज़रूर है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो अलग ही चलता है। तो मैं तो बल्कि सबको ये बोलता हूँ कि आपकी पढ़ाई एक तरफ चल रही होती है, और एक तरफ आप कुछ बन भी रहे होते हैं, और कुछ एक खुद बन रहे होते हैं, और कुछ शायद आपको ऊपर वाला बना रहा होता है। तो सारी चीज़ें बड़ी साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। अच्छा, एक और सवाल है। देखो, जैसे मैंने भी सुना है बहुत लोगों से, यार ये एग्ज़ाम जब इतना सक्सेस रेट कम है इसका, तो क्यों इसकी तरफ जाते हैं, है ना? ऐसा भी क्या ही हो जाएगा? तो मतलब इस तरह से कई पेरेंट्स के डाउट भी होते हैं ये, और बच्चे करना चाहते हैं, और कई बार उल्टा होता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा करे, बच्चे को ये डाउट आ जाते हैं कि यार ऐसा भी क्या है, इसमें तो दो कुछ तो सीट्स होती है। तो कि एक पागलपनी है ये, है ना? एक ज़िद है ये, किसी की तरफ जाना है। तो आपको आया कभी ऐसा ख़्याल, या आपको किसी ने बताया ऐसा? और बाकी जब आप सक्सेसफुल हुए तो फिर कैसा देखा आपने इस चीज़ को? सिर्फ तैयारी के लिए आपने बोला, ये तो बहुत ही ऐसा है ना कि मतलब इसमें सीट्स कम है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, सब बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डाउट्स तो मेरे को डेफिनेटली आए, मतलब तैयारी में ना जब फर्स्ट सेकंड ईयर हो गया तो फिर एक पल लगता था कि यार पीएचडी कर ली होती तो शायद ज़्यादा सही रहता। पर फिर वही है कि जब आपने एक बार ठान ली है और करनी है वो चीज़, तो फिर मैंने ये कोशिश की कि एक बार मैं अपना फुल अटेम्प्ट दे देती हूँ। जैसे अलाइड के टाइम आपको पता भी नहीं होता है कि आप फुल कौन-सा है आपका अटेम्प्ट, कि आप तैयारी कर रहे हो। अलाइड के टाइम मेरे को लगा कहीं न कहीं कि शायद ये मेरा फुल था। पर फिर उसके बाद जब फेलियर मिला, फिर उसके बाद मैंने और तैयारी की, तो उसके बाद मेरे को लगा कि वो जो गलतियाँ थी वो नहीं करनी है, उससे ज़्यादा ही करना है। और फिर बस मेहनत करती गई, और ये फुल्ली अटेम्प्ट मतलब इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार मैंने अपना अच्छे से दिया, 100% मतलब दे दिया है। बाकी फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अब होना है तो ठीक है। और तैयारी का मतलब मेरे को एचएस के लिए ऐसे लगता है कि आप 1 2 3 मतलब ये 2 साल ना प्रॉपर दे दो अपना एक बार। जब मन से आएगा ना कि आपने दे दिया है अपना फुल, तो उस साल मतलब दे दो अच्छे से ना। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी, तो आप कर दो स्विच, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अटैच नहीं ऐसे होना ना कि बिल्कुल इस पे टिकी है। फिर इसके साथ एक तो आपका टाइम भी जा रहा है, ऊपर से एक होता है ना कि एक लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस वो भी नहीं रहती है, फिर आप इतना ऐसे हो जाते हो कि नहीं ये नहीं हो रहा है। तो आप कर दो स्विच, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें वो थोड़ी भी नहीं। लाइट रखी जा सकती है। लाइट रखी जा सकती है, और ये चीज़ आप भी बोलते ही थे हमें क्लासेस में कि भई हिमाचल के बच्चों में इतना क्रेज़ हो गया है, तो थोड़ा-सा मतलब अलग नहीं सोच पा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सरकारी जॉब के पीछे जा रहे हैं। तो वो चीज़ उतना लाइट रखना हाँ, चाहिए, रखना खुद चाहिए, को क्योंकि इतना नहीं ऑप्शन वो कर बन देना जाता है। है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, तो मैं शायद जब मैं 27-28 साल का हो गया था, तो मुझे लग गया था यार ठीक है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, जहाँ मेरा इंटरेस्ट था मैं पढ़ाने लग गया। तो ऐसा हो सकता, तो मैं ये भी इसीलिए मैं इस कॉन्वर्सेशन में लाना चाहता हूँ कि ठीक है, ज़िंदगी में बड़ा कुछ और भी किया जा सकता है, बट अगर आपके अंदर ज़ील है करने की तो कर लो इसको, हाँ, है मतलब ना? अपना बेस्ट दे दो बेस्ट दे एक दो बार इसको। ना। अच्छा। अच्छा ठीक है, अगर आपका नहीं होता, मान लो ऐसा, चलो अब तो सिलेक्शन हो गई आपकी, बट अगर वर्स्ट केस में होता ही नहीं, तो क्या था आपके पास सेकंड ऑप्शन फिर? सर सेकंड एक तो मैंने सोचा था मैं पीएचडी साइड जा सकती थी, पर फिर पीएचडी भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है कि मतलब 2 3 साल तो आपकी पीएचडी में भी चलते हैं। और मेरी अब एज भी मतलब मैं 27 की हो चुकी थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि पीएचडी साइड जाऊंगी तो वही है 3 साल और लगेंगे। फिर मैंने ये सोचा था कि मैं कॉरपोरेट ज्वाइन कर लूँगी अगर मैं बाहर दिल्ली नोएडा, क्योंकि हिमाचल में अब हो गया है कि यहाँ पे प्राइवेट का उतना नहीं है। तो मैंने एक रखा हुआ था बैक ऑफ द माइंड कि अगर इन केस नहीं हुआ वर्स्ट केस में इस बार, तो मैं मतलब कुछ टाइम के लिए बेशक मैं 1 2 साल के लिए ऐसे कि ऑप्ट कर लूँ वो चीज़, फिर कहीं मेरा माइंड फ्रेश होके दोबारा मैं तैयारी, मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं वो चीज़ कर लूँगी अब, कि इस बार बेस्ट दे के मैं वहाँ चली जाऊँगी। और अगर बीच में कभी लगेगा कि वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मैं दोबारा पढ़ सकती हूँ, तो फिर मैं आगे नेक्स्ट लेवल दोबारा सोचा था कि ऐसा कर लूँगी। चलिए ठीक है। तो अभी रिजल्ट से लेकर अब तक कैसा समय कट रहा है आपका?
सर स्टार्टिंग में तो बहुत ही बताया मैंने कि इतना ओवरवेलमिंग, सभी गांव के लोग, एरिया के लोग, गांव तो छोड़ो पूरा एरिया पझोता रीजन वैसे तो के पूरा लोग, स्टेट ही था, हिमाचल ही था, मैंने पूरा देखा लोग हिमाचल बड़ा के। सेलिब्रेट कर रहे थे, यस है सर। ना? और एक ही होता है कि मतलब लड़की रैंक 1 लाया है, कई 3-4 सालों से ऐसे था कि सभी लड़कों के रिजल्ट रहे थे रैंक 1 पे, तो इसको भी लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि और पहली 2 लड़कियां ही रही रैंक 1 रैंक 2, फिर उसको पूरे स्टेट ने भी सेलिब्रेट किया और मेरा एरिया तो फिर ज़्यादा ही सेलिब्रेट आपने कर रहे कैसे? थे। सर मैं तो बस बहुत ही ग्रेटफुल थी, मतलब ना कि ये खुशी तो थी कि हो गया है, और फिर एक ग्रेटफुल खुद हो रही थी, मतलब भगवान जी के लिए कि आपने ये सोचा था, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा था। और बाकी तो पेरेंट्स के फेस पे वो जो खुशी दिखती है ना कि कर दिया है हमारे बच्चे ने, तो उसको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब कैसा लगता है जैसे सोच के कि यार मैं तो एसटीएम बन गई और एक ही सीट थी वो मेरे पास आ गई, तो अब सेटल्ड है इमोशन? अब ठीक, सर वो मिक्स इमोशन, फीलिंग थोड़ी सी हाँ सेटल्ड हो गई है? स्टार्टिंग में तो बहुत ही ऐसे हो गया था कि क्या हो गया, बहुत ही ओवरवेलमिंग, मतलब लोग मिलना चाह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उस टाइम बहुत ज़्यादा था। पर अब सेटल डाउन हो गया कि ठीक है, हो गया, मतलब अब थोड़ा फीलिंग्स सेटल हो गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस एकदम, और लोगों से मिलना, और हम तैयारी में बिल्कुल कट ऑफ होते हैं कि बातचीत बहुत कम होती है, लिमिटेड लोगों से, फ्रेंड से मिलते हैं, पेरेंट्स से, और अभी तो इतने लोगों से मिली तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गया था, मिक्स फीलिंग्स हो गई थी कि, पर अब सेटल डाउन हो गया और अब है, क्या प्लान बाकी है फिर देखते आगे? हैं। प्लान तो सर अभी तो बस वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, बाकी ट्रेनिंग के लिए करना है। चलिए जी, तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हमारी जो ये कॉन्वर्सेशन थी, तो आप सब लोगों को हेल्प भी करेगी समझने में। तो जो अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो मैंने यही देखा है कि हर एक एस्पिरेंट के जीवन में स्ट्रगल होता है। एक टाइम में सोचता है कि तैयारी स्टार्ट करने के लिए कि शायद ये जल्दी हो जाएगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा, बट बीच में फेलियर भी आते हैं और फिर कमी भी दिखती है कि जैसे मेघा ने बताया कि एलाइड के टाइम आंसर राइटिंग की थी पर उसके बाद भी कमी दिखी थी और वो ठीक की। तो इससे ये पता लगता है कि आपको अपने साथ कितना ऑनेस्ट होना है और कितनी आपने अपनी इनर वॉइस सुननी है, इंट्यूशन सुननी है और उसके ऊपर काम करना है। और पढ़ाई के साथ साथ ये भी देखा कि कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं जिससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ काम करे। तो उसके लिए फिज़िकल एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, और कई बारी हमें भगवान के ऊपर और जो कॉस्मिक एनर्जी है उस पर विश्वास करना पड़ता है। बट उस पर विश्वास तब करना है जब आप वहाँ तक पहुँच चुके हो, तो ताकि आपको एक अंदर से एक पीस बनी रहे, आपका माइंड शांत रहे और उस चीज़ को जिस दिन चाहे फेलियर आए चाहे सक्सेस आए उसको एब्जॉर्व कर पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो इसके लिए जैसे हमने बात भी की थी, मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड में अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ और ऑनेस्टी भी मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे ये चीज़ें ज़रूर रहती हैं, और जितना हम अपने सक्सेस से सीखते हैं शायद उससे ज़्यादा हम अपने फेलियर से सीखते हैं, अपने टफ टाइम से सीखते हैं। तो सभी को फिर से एक बारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस साल एचएएस का प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, और भी कोई एग्ज़ाम दे रहा है या और भी किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो आप भी एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के मेगा की तरह रैंक 1 बन सकते हैं। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी हो। थैंक यू।